हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इस वीडियो में ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनके आरपीसी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन। अपने को क्या दे रखा है? अपने को दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स अपने को दे रखा है टेट्राहेड्रल और एक कॉम्प्लेक्स अपने को दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर। तो इनमें से बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अपने को जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हुए हैं दो, एक तो अपने को दिया हुआ है कोबाल्ट। कोबाल्ट इसके अंदर दिया हुआ है अपने को कोबाल्ट। एक तो ये दिया हुआ है टेट्रा आयोडो कोबाल्टेट। अब इसके अंदर जब अपन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 होगी। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बाइथम कोस का, वो क्या होता है? 3d7 4s2। यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। तो बाइथम कोस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 आएंगे। तो कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d7। अब चूंकि जो आयोडीन होता है वो कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है वह। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा। तो इसके अंदर जो अपने पास में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में भरे जाएंगे? अनपेड रूप से भरे जाएंगे। तो 5 तो आ जाएंगे अनपेड रूप से और वापस फिर अपने पास में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी रिक्त कक्षक नहीं है। तो अब यदि अपने पास में तो बाहर के जो कक्षक हैं वो यहाँ पे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। ये क्या हो गया अपने पास में? 3d हो गया, ये 4s और ये 4p। कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास में इसका संकरण क्या बन जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। तो sp3 जब होता है हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर इसकी ज्यामिति या जियोमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब इसके अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर देखो अपने पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n बराबर कितने होंगे? 3 होंगे। और जब जब अपने पास में जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जब अपने पास में बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या आउटर अपन कह सकते हैं, जो आउटर अपने पास में ऑर्बिटल्स होते हैं वो जब हम संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, संकरण के अंदर जो अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जब बाह्य आउटर जो शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिटल जब भाग लेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किस प्रकार का बनता है? वो अपने पास में बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके अंदर स्पिन जो होती है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्या होती है? हाई होती है। तो ये तो कैसा बनाएगा? हाई स्पिन बनाएगा। अब बात करते हैं अपने पीडी पैलेडियम। पैलेडियम का जो कंपाउंड अपने को दिया हुआ है, इसके अंदर जो पैलेडियम है, पैलेडियम कौन से ग्रुप में आता है? निकल के नीचे आता है, Ni, Pd और Pt। निकल के कौन से ग्रुप में आता है? 10th ग्रुप में आता है। तो D8S2 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और जो अपने पास में Pd होता है, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। Pd का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, निकल का तो कितना हो जाएगा? निकल का तो हो जाएगा 3d8 4s2। और Pd का जो होता है वो होता है अपने पास में 4d10 5s0। और Pt का क्या होता है अपने पास में? 5d9 और 6s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया? 3d10 हो गया। और लेकिन जो अपने पास में जितने भी जो लिगेंड्स होते हैं, सारे जो लिगेंड होते हैं वो जो 4d और 5d मेटल होती है, 4d एंड 5d मेटल के साथ जो लिगेंड होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं? वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में काम करते हैं। के साथ जो लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो इस प्रकार है, यहाँ पे अपने पास में Pd+2 हो गया, Pd+2 होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया अपने पास में? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 4d8। और 8 के 8 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार
करेगा। तो इस प्रकार 8 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ क्या हुई पेयरिंग होगी। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है। अब एक तो इसका ऑर्बिटल भाग लेगा, एक 4s का भाग लेगा और एक अपने पास में dsp2, दो अपने पास में किसके भाग लेंगे p के भाग लेंगे। तो इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपने पास में dsp2 इसका संकरण हो जाएगा। तो जब अपने पास में इसमें आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जब इनर ऑर्बिटल जो होते हैं वो भाग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इनर ऑर्बिटल, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है लो स्पिन बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम इसकी इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो क्या प्राप्त होती है बहुत कम प्राप्त होती है, ये 0 प्राप्त होती है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा लो स्पिन होगा और ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हाई स्पिन होगा। तो कोबाल्ट क्या बनाएगा अपने पास में हाई स्पिन बनाएगा और पैलेडियम क्या बनाएगा लो स्पिन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। और एक चीज और नोट कर लेना, पीडी जो होता है वो मोस्टली पीटी और पीडी जो होता है वो +2 में रहता है हमेशा ही। और ये हमेशा ही जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कोई इसका जो संकरण होता है वो dsp2 ही होता है। और ये हमेशा ही कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है लो स्पिन बनाता है। इतनी सी बात इसके बारे में आप ध्यान रख लेना हमेशा। और इसकी ऑक्सीडेशन हमेशा ही कितनी रहेगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी इसकी। तो इस प्रकार जब अपने पास में जब अपने पास में अगर जो संकरण हो रहा है लिगैंड के फॉर्मेशन में जब अंदर के ऑर्बिटल भाग लेंगी, जब आंतरिक कक्षक भाग लेते हैं तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन होता है। जब बाह्य कक्षक भाग लेते हैं तो कौन सा होता है हाई स्पिन होता है। इस प्रकार अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसका अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताना है, संकरण बताना है। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है +3 में दिया हुआ है। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बाह्यतम कोश का 3d7 4s2। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 27 होता है। तो देखो 7 से डी में आपको 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। इसका 27 है तो यहाँ पे 7 आएगा, 26 होगा तो यहाँ 6 आएगा, अब 25 होगा तो यहाँ पे 5 आएगा। अब कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा +3, 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से जाएंगे, एक d में से जाएंगे, तो +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा d3d6। अब आपको नोट करने वाली बात है कि कोबाल्ट जब +3 में होता है तो इसके साथ में जो अपने पास में अमोनिया है और H2O है, ये कैसे लिगेंड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन अगर +2 में होता है तो इनको वीक फील्ड माना जाता है, लेकिन अब कोबाल्ट +3 में है तो इनको कैसे मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। तो जब अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा 3d6 पे क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। तो अब अपने पास में इसके अंदर कौन से जो ऑर्बिटल है संकरण में भाग लेंगे, यहाँ पे भाग लेंगे आंतरिक कोश के। टोटल कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, 2 तो डी के एक एस का और अपने पास में ये 3 पी के। टोटल कितने हो गए 6 हो गए। ये क्या बना लेंगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी डायामैग्नेटिक हो गया। ये कैसा होता है डायामैग्नेटिक होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। डाइपोल मूवमेंट इसका कितना आ गया 0 हो गया अपने पास में। इसका सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया अपने पास में 0 आ गया। NiCN4 की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, तो यहाँ पे भी अपने पास में देखो Cn जो होता है, Cn क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेंगे, उससे आपको याद करना है। तो यहाँ पे जो Cn साइनाइड होता है वो अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब Na की बात करें तो यहाँ Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालनी है। तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानना है अपने को x मानना है। अगर किसी को निकालनी नहीं आ रही है तो अपने को क्या करना है, जब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे इन्होंने देखो यहाँ 2 लिख दिया, तो मतलब Na+2 अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपन Na अगर x मानते हैं इसकी। अब साइनाइड कितने दिए हुए हैं 4 है, एक साइनाइड के ऊपर कितना आवेश होता है -1 होता है, और इक्वल टू करना जो आवेश दिया हुआ होता है तो -2। तो यहाँ कितना हो गया x - 4 = -2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का
2। तो यहाँ Ni किसके अंदर दिया हुआ है अपने को, Ni+2 में दिया हुआ है। तो Ni जो होता है 28 होता है, 28 होता है। जो निकल होता है, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। देखो 8 लिखा हुआ है तो 3D मेटल की होती है ये, तो 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे D 8 कर देंगे और 4s2। अब Ni+2 क्या हो जाएगा, Ni+2 हो जाएगा 3D8। और चूंकि अपने पास में लिगेंड किस प्रकार का दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो अपने पास में जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर होंगे। अब अपने पास में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक का डी का हो गया, एक एस का हो गया और 2 पी का हो गया। तो टोटल इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा अपने पास में वो क्या आएगा, DsP2। जब संकरण जो है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसे होती है, स्क्वायर प्लानर वर्ग समतलीय। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। जब संकरण होता है sp3 तो ज्यामिति कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जब अपने पास में संकरण होगा D2sp3 या sp3d2 या sp3d2 तो अपने पास में ज्यामिति कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जूनियर केमिस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को दिए हुए हैं कि विच मेटल्स ऑफ ए ग्रुप 8, 9 और 10 फर्स्ट ट्राइड, जो प्रथम तिर्यक बनता है वो कौन कौन सी मेटल के द्वारा बनता है। तो 8 ग्रुप की आती है आयरन, 9th ग्रुप की आती है कोबाल्ट और 10th ग्रुप का आता है निकल। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, फर्स्ट ट्रायल बनाते हैं। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। आयरन का देखो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। आपको ग्रुप कैसे निकाल लीजिए वे में, आयरन जो होता है, आयरन 26 है, 26 का मतलब है यहाँ पे 6 है, मतलब D6 हो गया और एस्ट हो गया। तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया, 8 हो गया। 6 + 2 कितने हो गए, 8। इसी प्रकार बात करें कोबाल्ट के अंदर 27 है, तो यहाँ कितना D देखो 7 है तो D7 हो गया, S2। तो टोटल कितने हो गए, 9। तो ये कौन से ग्रुप का हो गया, 9th का। इसी प्रकार Ni की बात करें तो 28 है, 8 है, इसका मतलब यहाँ पे D8 कर देंगे। तो ये कौन सा टोटल कितने हो गए, 10। तो ये 10वां ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार आयरन होता है 8th ग्रुप का, कोबाल्ट होता है 9th ग्रुप का और निकल होता है 10th ग्रुप का। ये बनाता है फर्स्ट ट्रायल। पैरामैग्नेटिज्म किसका प्रॉपर्टी होती है, तो पैरामैग्नेटिज्म अणुचुंबकीय गुण किसके अंदर पाया जाता है, ऐसे जो अपने पास में कोई भी अणु या यौगिक जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, पैरामैग्नेटिक या अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। जबकि पूर्ण रूप से बड़े इलेक्ट्रॉन, ये भी पूर्ण रूप से बड़े इलेक्ट्रॉन भी क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। और जो अपने पास में क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, देखो ए से आप ए याद कर सकते हो, अणुचुंबकीय ए युग्मित। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनमें होगा उनके अंदर किस प्रकार की चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, पैरामैग्नेटिक चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। और जो रिक्त होते हैं वो भी किस प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। ये वैसे जनरल इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन यहाँ आ गया अपने पास में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है ज्योमेट्री किसकी सेम है, तो ज्योमेट्री के लिए सेम क्या होना चाहिए, इनका संकरण सेम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो Cl इसके अंदर अपने पास में संकरण आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, sp3d बन जाएगा। इसमें क्या होता है, sp3 होता है। इस प्रकार इसके अंदर आप निकालोगे तो sp3 है और इसके अंदर कैसा है, sp3 है। तो संकरण इनमें दोनों में सेम है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT जो है ये किसके द्वारा दी गई है, बेथे एंड वोक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी, किसके लिए दी थी,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जो ट्रांजिशन मेटल है उनके कलर को समझाने के लिए इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं सीएफटी। तो सीएफटी द्वारा किसको नहीं समझा सकते, तो सीएफटी जो होती है वो ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो है वो बंधन की व्याख्या करती है, उनके स्पेक्ट्रल गुण और उनके रंग की व्याख्या करती है, चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या करती है। लेकिन ये सहसुज गुण की व्याख्या नहीं करती, ये आयनीय गुण की व्याख्या करती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि मेटल जो होती है, जो केंद्रीय धातुओं में केंद्रीय आयन जो होता है वो धातु होती है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अपने पास में एक बिंदु आवेश के रूप में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। लिगेंड को इन्होंने क्या बोला, पॉइंट चार्ज। इनके अनुसार जो लिगेंड होता है वो एक पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है जो क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जबकि मेटल जो होती है वो किस प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। इस प्रकार जो मेटल होती है, मेटल के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, लिगेंड के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। सीएफटी ये कहता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, कूलम्बिक आकर्षण बॉन्ड होते हैं, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। और ये जो है बॉन्ड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, न कि सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। जबकि जो वीबीटी होती है वो बताती है कि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो लिगेंड और मेटल के ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी आपस में ओवरलैपिंग के द्वारा जो होता है, और जिसकी ओवरलैपिंग की वजह से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं, सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। तो वीबीटी सहसंयोजक गुणों की व्याख्या करती है, जबकि सीएफटी किसकी व्याख्या करती है, आयनिक गुणों की व्याख्या करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि जो सीएफटी है वो चुंबकीय गुणों को भी प्रदर्शित करती है। ये धातु श्रृंखलों के अंदर जो धातु मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड को भी बताती है। और जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, जो कलर वगैरह है उसको भी ये प्रदर्शित करती है। लेकिन ये कौन सी बॉन्डिंग की व्याख्या करती है, ये आयनिक बॉन्ड की व्याख्या करती है। ये बताती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है मेटल और लिगेंड के मध्य, और लिगेंड किस रूप में होता है, पॉइंट चार्ज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे देखो Ni जब अपन इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे तो यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने दिए हुए, 2 दिए हुए। एक पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। प्लस Ni की अपने को निकालनी है, प्लस क्लोरीन कितने है, 4 है। एक क्लोरीन के ऊपर आवेश -1 इक्वल टू, यहाँ कोई भी आवेश नहीं है इसलिए 0। कितना हो गया, 2 + x - 4 बराबर 0। तो x बराबर हो गया +2। इसका मतलब यहाँ Ni कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है। जब Ni अपने पास में हो, Ni एटॉमिक नंबर 28 क्या होता है, इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d8 और s2। तो Ni प्लस का क्या हो जाएगा, Ni+2 का क्या हो जाएगा, 3d8। लेकिन जो Cl है वो किस प्रकार का लिगेंड है, यह वीक फील्ड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो अपने पास में संकरण क्या हो जाएगा, देखो जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो रही है तो Ni अपने पास में Ni2+ वो क्या हो गया, 3d8। तो Ni2 + 3d8 है। तो अपने पास में जब अनपेड रहेंगे ये तो कैसे होंगे 5। तो अपने पास में सबसे पहले स्टार्टिंग 5 भरेंगे, फिर अपने पास में इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसके अंदर अपन संकरण भी निकाल लेते हैं साथ साथ। कितने अपने को दिए हुए हैं, ये लिगेंड कितने दिए हुए हैं, 4 लिगेंड दिए हुए हैं। तो इसका मतलब संकरण क्या हो गया अपने पास में, sp3। और इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेड हुए इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, ई मैग्नेट केवल स्पिन निकालते हैं। इनके जो 3D मेटल होती है उनके लिए केवल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √N+2 बोर मैग्नेटोन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। यहाँ पे N क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। N क्या है यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन।
युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके अंदर 2 आए, तो जब इसकी अपन वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 + 2 कितना हो गया अपने पास में, ये 4, तो √8। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी n का मान अपने पास में, देखो आप शॉर्ट तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, अपने को म्यू निकालना है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास में 1 हो तो आपको 1.73 लिखना है, मतलब कि आपको 1 तो लिखना है, और इस पॉइंट के बाद में आपको यहाँ जो संख्या लिखनी है वो 5 से ज़्यादा लिखनी है। 5 से ज़्यादा आप कितनी भी लिख सकते हो, लेकिन 5 से कम नहीं लिखनी है। दूसरा, जैसे 2 है तो इसकी जो एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास में 2.83। जब 3 होता है तो होती है अपने पास में 3.84। जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो 4.90। अब जो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपने पास में कितनी होगी, 5.92। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तक ही ध्यान रखना है। क्योंकि डी कक्षक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अनपेड 5 ही हो सकते हैं। इस प्रकार इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, अपने पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए। जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए तो वैल्यू क्या हुई, 2.83। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 1.73 कब आएगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास में 3 होगा तो 3.84। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो 4.90, और 5 होगा तो 5.92। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनमें से बाह्य कक्षक संकुल कौन सा है। आउटर ऑर्बिटल का मतलब है बाह्य कक्षक भाग ले रहे हैं, अंदर के कक्षक संकरण में भाग नहीं ले रहे। तो सबसे पहले अपन सभी का संकरण निकालेंगे। जब आप इसका संकरण निकालोगे तो यहाँ पे देखो आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा। इसमें आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में। इसमें +3 में। इसके अंदर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, इस पर नाइट्रोसिल के ऊपर +1 होता है, तो +1 ये, +2 ये, तो कितने हो गए, +3। और यहाँ है -5, तो +2 हो गया यहाँ पे भी। अब देखो जो साइनाइड होता है अपने पास में, साइनाइड किस प्रकार का होता है, साइनाइड और NO जो होता है दोनों किस प्रकार के होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ap+2 का, आयरन कितना 26 का मतलब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 4s2। तो Ap+2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d6। अब चूंकि यहाँ पे साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, अपने पास में पेयरिंग करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो कौन से कक्षक भाग लेंगे, अंदर के कक्षक भाग लेंगे। तो ये तो किस प्रकार का हो गया, ये तो इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी प्रकार इसमें भी साइनाइड है, +2 +3 हो गया, तो +3 का विन्यास क्या बनेगा, 3d5 बन गया। लेकिन 3d5 इनका भी क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साइनाइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रेजेंट हुए। तो इसके अंदर भी रिक्त डी कक्षक है, तो यहाँ पे भी कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा अपने पास में। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो होगा D2sp3। इसका भी क्या होगा, D2sp3। इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे Ap+2 हो गया, तो D6 हो गया। D6 का मतलब पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग का मतलब अपने पास में कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे, इसके अंदर भी कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे, अपने पास में आंतरिक कोश के इनर ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो इसका भी संकरण हो जाएगा D2sp3। लेकिन यहाँ पे फ्लोराइड किस प्रकार का होता है, फ्लोराइड अपने पास में F जो होता है फ्लोराइड, वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग नहीं होगी। जब Ap+3 है तो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो बाह्य जो कोश के इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर भाग लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 3d, फिर 4s, फिर 4p और फिर 5d, 5d। तो इस प्रकार इसके अंदर संकरण क्या बनेगा, टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो एक तो s का, 3 p के, 2 d के, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2।
तो इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? आउटर ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, जबकि इन सब के अंदर इसमें भी इनर ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, इसमें भी कौन से भाग ले रहे हैं? इनर भाग ले रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्लोराइड जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इस वजह से यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे? बाई कोस के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? बाई कक्षीय, या इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। तो जब भी मोस्टली क्या होता है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो बनाता है अपने पास में बाई कक्षक, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो बनाता है इनर ऑर्बिटल बनाता है। मोस्टली ऐसा होता है। इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? कौन सा यहाँ पे जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। अब प्रकाशिक संभाव्यता के लिए देखो, एक तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। मेरे पास में क्या होना चाहिए? बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड होना चाहिए, बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, द्विदंतुक लिगेंड होने चाहिए। द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्या होता है, दो जो है वो क्या होते हैं? दाता परमाणु, दो जिनके अंदर डोनर होते हैं। जैसे कि अपने पास में एथिलीन डाइअमीन, EN, एथिलीन डाइअमीन क्या होता है? NH2 CH2 CH2 NH2। इसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं, उन दोनों के ऊपर लोन पेयर होते हैं। ये इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं? दो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करते हैं। तो ये दो किस प्रकार के होते हैं? बाइडेंटेड होते हैं। इसके अलावा अपने पास में ऑक्जेलेटो, इसके अलावा ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो जो ग्लाइसिन होता है ना, अपन पढ़ चुके हैं एमिनो एसिड। तो ये जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन का इसको ऑक्सीजन के ऊपर माइनस लगा दिया, तो एक तो ऑक्सीजन डोनर है, एक नाइट्रोजन डोनर है। तो ये भी किस प्रकार का होता है? ये भी अपने पास में बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल अगर एक्टिव है तो उनके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। फिर आपको दूसरा ध्यान रखना है कि सिस जो फॉर्म होती है, सिस फॉर्म वाले वो तो कैसे होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। लेकिन जो ट्रांस वाले होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। ट्रांस वाले किस प्रकार के होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जबकि जो सिस वाला होता है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड भी है, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है ही नहीं, सारे के सारे लिगेंड एक ही प्रकार के हैं, तो ये तो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। ये भी तो बाइडेंटेड लिगेंड है और सिस फॉर्म में है, तो ये किस प्रकार का होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। सीधा ट्रिक याद रखने के लिए जरूरी है कि आपको बाइडेंटेड लिगेंड उसके अंदर होना चाहिए और फिर सिस फॉर्म होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 57 वाला जो होता है, वो 57 वाला कौन सा होता है? लेंथनम होता है। 57 लेंथनम की जो स्टडी करते हैं वो अपने लेंथेनाइड के साथ करते हैं। लेकिन ये कौन से ग्रुप है अपने पास में? ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है। और कौन से ग्रुप का होता है? थर्ड ग्रुप का होता है, थर्ड ग्रुप, या जिसको क्या बोलते हैं? थर्ड बी ग्रुप। तो जितने भी जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं वो थर्ड बी ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। तो ये डी ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक के ए ब्लॉक के साथ पढ़ते हैं, लेकिन होता किसका है? डी ब्लॉक का होता है। इसी प्रकार आपको एक्टिनियम भी पूछ सकते हैं, एक्टिनियम AC89, ये भी किसका होता है? ये भी अपने पास में होता है डी ब्लॉक का। SCF 2011 का क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ है? सॉरी, क्रोमियम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 24 दिया हुआ है, उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है वेरी। 3D5 4s2 होता है इसका, ना कि 4s2, सॉरी, ना कि 3D4 4s2, ये नहीं होता है। कौन सा होता है इसका? 3D5 4s1 होता है। अब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 तो किसके अंदर हो गए? डी के अंदर हो गए। 5 तो अपने पास में डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक किस में हो गया? एस में हो गया। इस प्रकार इसके अंदर टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं 6। तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अगर बात करें Mn के अंदर, Mn के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। Mn2 प्लस के अंदर कह सकते हैं अपन
इसी प्रकार अपने पास में बात करेंगे अगर Fe+2 की, तो Fe+2 में कितने हो जाएंगे 4, और कोबाल्ट +3 में बात करेंगे, कोबाल्ट +2 में कोबाल्ट का कितना होता है D7 होता है S2। तो अगर कोबाल्ट +2 की बात करते हैं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर 7 +2, तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर भी 3 हो गए, इसमें कितने हो गए 4 हो गए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 3d5 4s1 होता है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कॉपर का 29, इसका क्या होता है 29। तो देखो 9 है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, डी वैसे तो ये 3d का है तो D9 और 4s2, लेकिन इसका भी ये नहीं होता है, क्या होता है इसका भी 3d10 4s1। और ऐसा किस वजह से हो रहा है क्रोमियम का, और इसका जो होता है ये इस प्रकार का विन्यास किस देखने को मिलता है, क्योंकि इसका तो होता है हाफ फील्ड पूरित विन्यास हाफ फील्ड, और इसका होता है अपने पास में फुल्ली फील्ड। और जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल क्यों होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू आई विनिमय एनर्जी जो होती है, एक्सचेंज जो एनर्जी होती है उसकी अधिकता के कारण इनके अंदर जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, ड्यू टू हाई विनिमय, अपने एनर्जी लिख सकते हैं विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज ऊर्जा। तो इस वजह से जो होता है ये जो अर्धपूरित विन्यास है और जो पूर्ण पूरित विन्यास है, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास होता है वो सामान्य विन्यास की तुलना में अधिक अपने पास में स्टेबल होता है। अधिक स्टेबल होने का कारण होता है उनकी उच्च विनिमय ऊर्जा, उनकी हाई विनिमय ऊर्जा होने की वजह से ये कैसे होता है स्टेबल होता है, इसलिए इनका ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। HF 2011 का क्वेश्चन है, स्टेनलेस जो स्टील होता है, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो किसका अपने पास में मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल धातु होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ये इन तीनों धातुओं पे क्या होती है मिश्र धातु होती है, इनका अपन घरों में यूज करते हैं। एटॉमिक नंबर अपने को दिया हुआ 22, 22 पर कौन आता है स्केडियम आता है 21, और टाइटेनियम आ गया 22, टाइटेनियम 22। तो टाइटेनियम 22 देखो 2 आ गया तो 3d2 4s2। तो इसके बायतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट प्रदर्शित कर सकता है। इसको लिखते हैं टाइटेनियम +4। तो टाइटेनियम +4 है तो ये किस प्रकार का होगा? ये कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। इस प्रकार का होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mn जो की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है? ऑक्सीजन के ऊपर अपने पास में -2 आता है। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो 2 फिर कितना हो गया? -4। तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर कितना हो गया? -4 हो गया। तो Mn के ऊपर कितना हो गया? +4। तो ये सिंपल क्वेश्चन आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। केमिस्ट्री में एमएससी करने वाले तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इजीली निकाल लेते हैं। अपने को एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें बताना है कि किस तत्व का किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिडक्शन होना, अपचयन होना मतलब ऑक्सीकरण अवस्था का कम होना। और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो टाइटेनियम की यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +4 है। लेकिन टाइटेनियम जब यहाँ पे टाइटेनियम में जा रहा है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0 है। तो टाइटेनियम का यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज की यहाँ ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +0 है। और मैग्नीज जो 0 से यहाँ जा रहा है MgCl2 में, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2 हो गई। तो इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और टाइटेनियम का क्या हो रहा है? अपने पास में रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो अपचयन पूछा है तो अपचयन किसका हो रहा है? टाइटेनियम का अपचयन हो रहा है।
एसीएफ 2011 का क्वेश्चन है, इनमें से हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? हाईएस्ट आयनन जो विभव होता है, आयनन विभव बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो, आयनन ऊर्जा या अपने पास में इसको क्या बोलो, आयनन विभव बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाईएस्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आवेश के, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आयनिक जो पोटेंशियल होता है या जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका उतना ही कम उसका आकार होगा, और जितना छोटा उसका आकार होगा उतना ही अपने पास में क्या होगा, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उतनी हाई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी बाह्यतम कोश में गैसीय बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो आकार जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही मुश्किल से निकलेगा और उतनी उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है? इसमें +2 है, इसमें +4 है, इसमें 0 है, इसमें +6 है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। Mn+6 की जो है वो आकार सबसे छोटा है, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्रोमियम मैक्सिमम रेडियस किस में प्रदर्शित करेगा? क्रोमियम की इनमें से मैक्सिमम त्रिज्या किसके साथ होगी? जो रेडियस होती है वो क्या होती है अपने पास में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। जितना ज़्यादा मेटल के ऊपर चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ अगर क्रोमियम की निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे आएगा +6। इसके अंदर भी जब आप निकालोगे तो कितने आएंगे? +6। इसमें भी आप निकालोगे तो देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का हो गया -4 और इसका हो गया -2 तो हो गया +6। यहाँ पे क्लोरीन एक का होता है -1, 2 क्लोरीन का हो गया -2 तो क्रोमियम हो गया +2। तो इसमें क्रोमियम जो है वो +2 में है, बाकी सब में +6 में है, इसलिए इसकी जो है वो रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। रेडियस जो होती है वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन सब के अंदर जो है वो +6 चार्ज है, लेकिन इसके अंदर +2 चार्ज होने की वजह से इसकी रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। एसीएफ 2011 का क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम और एक अपने पास में इरिडियम। इन दोनों का जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट डेंसिटी होती है इन दोनों की। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है। ओस्मियम की होती है 22.57 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 या इसको ml -1 कह सकते हैं। इसकी होती है अपने पास में 22 पॉइंट अपने पास में 661 ग्राम सेमी की पावर -3 या इसको कह सकते हैं ग्राम मिली इनवर्स। तो ओस्मियम जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ओस्मियम और इरिडियम का जो अपने पास डेंसिटी होती है वो सबसे क्या होती है? हाईएस्ट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट किसमें होता है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड क्रोमियम में प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे अपन स्केडियम से जाते हैं क्रोमियम की तरफ तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी अपने बात की थी। इसके बाद में क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल का बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मेटल आपस में आसानी से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या होता है? जैसे जैसे स्केडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसलिए मेटेलिक पावर क्या होती है? बढ़ती है। और क्रोमियम के बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से इनकी मेटेलिक पावर क्या होती है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे मेटेलिक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगी, और यहाँ पे जो मेटेलिक अपने पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। धातु बंध सामर्थ्य क्या होगी? क्रोमियम में सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके अंदर धातु बंध सामर्थ्य या सर्वाधिक शक्तिशाली धात्विक बॉन्ड किसमें होता है? क्रोमियम में होता है। साइनाइड जो होता है, साइनाइड प्रोसेस साइनाइड को किसके लिए किसके निष्कर्षण के लिए, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो एजी के लिए काम में लेते हैं। ये एजी के साथ में क्या बनाता है अपने पास में? CN2 माइनस अपने पास में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। एजी जो होता है वो साइनाइड के साथ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। Cu+ आयन जो होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? तो सामान्य रूप से जो Cu है, Ag है और Au है,
इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो अपने पास में 2, 4 और 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मोस्टली ये किसके अंदर बनाते हैं, 6 किसके अंदर बनाते हैं, हैलाइड में बनाते हैं। हैलाइड के साथ में ये किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो Cu प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सामान्य रूप से 2, 4 और 6। इसके अंदर चार्ज बताना है, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज, तो चार्ज वेस्ट कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसको x मान लो, प्लस कितने में अमोनियम दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। अमोनियम के ऊपर आवेश कितना होता है, 0 होता है। ये किस प्रकार का लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है। तो 4 यहाँ हो गया 0। क्लोरीन होता है, क्लोरीन किस प्रकार का होता है, नेगेटिव, ये अपने पास लिगेंड होता है। -1 मोनो अपने पास में होता है, और प्लस अपने पास में यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, तो क्लोरीन का 1 का -1 बराबर, कोई भी आवेश नहीं दे रखा, यहाँ आवेश कुछ भी नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो गया। तो x ये तो 0 हो गया, माइनस का यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। आप और कैसे कर सकते हो, देखो इसका होता है 0, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस, यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर माइनस है, 2 क्लोरीन के ऊपर -2, तो -2 और -1 कितना हो गया, -3। जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 है, तो कोबाल्ट के ऊपर कितना आ जाएगा, +3। और मेटल के ऊपर हमेशा ही चार्ज कौन सा आता है, प्लस का आता है, ना कि माइनस का। कभी मेटल के ऊपर चार्ज नहीं आता है। तो माइनस इधर वाला काउंट कर लिया करो, फिर अपने पास में जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, मेटल का हो जाएगा। एसीएफ 2011 का क्वेश्चन है, डाई इथाइल ट्राई अमीन लिगेंड किस प्रकार का होता है। तो डाई इथाइल ट्राई अमीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, डाई इथाइल बना लेते हैं। सबसे पहले ये बना दिया इथाइल। अब क्या देर का अपने को, एक हम आपने लगा दिया, अमीन लगा दिया, इधर भी दूसरा और लगा रहे हैं, CH2 NH2 हो गया। इसका कहीं देख लो अपने पास में, कहीं वैलेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ये क्या बन गया, डाई एथिल। तो एक एथिल ये हो गया, एक एथिल हो गया, डाई एथिल। और ट्राई अमीन, 3 अमीन ग्रुप, एक तो एक ये और एक ये। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, तीनों जो अपने पास में अमीन होते हैं उनकी नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, और ये 3 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, इसलिए होते हैं ये ट्राइडेंटेट होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, ट्राइडेंटेट होते हैं। ट्राइडेंटेड होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, त्रिदंतुक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मोनोडेंटेड में तो बहुत सारे अपन पढ़ते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, OH- हो गया, ये मोनोडेंटेड है। इसके अलावा उदासीन लिगेंड H2 हो गया, NH3 हो गया। इस प्रकार बाइडेंटेड के अंदर पढ़ा था एथिलीन डाइअमीन, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो, इसके अलावा DMG। और पेंटाडेंटेट के अंदर क्या होता है, EDTA की पावर -3 और EDTA4 -4, ये किस प्रकार का हो जाएगा, हेक्साडेंटेट हो जाएगा, हेक्साडेंटेट। इस प्रकार जितने लिगेंड जो है वो लिगेंड जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसके आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। तो डाई इथाइल ट्राई अमीन जो होता है, ट्राई अमीन, देखो एमीन के अंदर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और ट्राई ट्राई का मतलब 3, तो सीधा भी अपन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एम्पीडेंटेड लिगेंड कौन सा होता है, एम्पीडेंटेड लिगेंड का मतलब है उभयधर्मी लिगेंड। कौन से लिगेंड होते हैं, जिनके अंदर एक से अधिक जो होते हैं, वो एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, जिनके अंदर एक से अधिक डोनर एटम होते हैं। इस प्रकार के लिगेंड जिनके अंदर एक से अधिक जो है वो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही डोनर एटम के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन एक समय में एक ही जो एटम होता है वो डोनर होता है। एक एटम ही जो होता है वो क्या होता है, डोनर की तरह व्यवहार करता है, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को बोलते हैं एम्पीडेटेड लिगेंड। अब एम्पीडेटेड लिगेंड देखो, वैसे यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, लेकिन मोस्ट जो एम्पीडेटेड लिगेंड होता है वो ये होता है थायोसाइनेटो। तो क्या इसको ऐसे भी लिखा सकता है SNC। तो इसके अंदर कौन दे रहा है अपने पास में, यहाँ पे सॉरी एस, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं SCN। तो इसके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने पास में, सल्फर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो।
थायोसाइनेटो। और अगर अपने पास में इस प्रकार से होगा NCS होता तो इसके अंदर नाइट्रोजन देता है, इसको बोलते थे आइसोथायोसाइनेटो। इसलिए देखो इसके अंदर क्या है कि थायोसाइनेटो में सल्फर दे रहा है, आइसोथायोसाइनेटो में नाइट्रोजन दे रहा है, तो ये क्या करेगा इस प्रकार वो इसके अंदर दोनों जो होते हैं ये भी होता है डोनर और ये भी डोनर होता है, तो दो डोनर होते हैं इसके अंदर, लेकिन एक समय में केवल एक ही डोनर की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए ये कैसा हो गया एम्पीडेटेड लिगेंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगर ये दिया हुआ नहीं होता तो अपन साइनो को सही करते, ये हो गया साइनो और इसका क्या बनाएंगे आइसोसाइनो। लेकिन अपने पास में इसके अंदर साइनो के अंदर देखो इन्होंने यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पे नहीं, ये इधर लगेगा कार्बन के ऊपर और आइसोसाइनो में कौन देता है नाइट्रोजन देता है। लेकिन इसका सबसे परफेक्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है अपने पास में थायोसाइनेटो। इसके अलावा एक और आपको एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, एक एग्जाम्पल कौन साइनेटो को भी ध्यान रख लेना, साइनेटो CNO और इसका आइसोसाइनेटो कैसे बना लोगे NCO। तो इसके अंदर कौन कौन दे रहा है अपने पास में थायोसाइनेटो, इसके अंदर तो दे रहा है साइनेटो के अंदर कार्बन दे रहा है और आइसोसाइनेटो में कौन दे रहा है नाइट्रोजन दे रहा है, तो इसको बोल देंगे आइसोसाइनेटो। आइसोसाइनेटो ये भी किस प्रकार का है एम्पीडेटेड। इस एक और आपको ध्यान रखना है NO2, इसको बोलते हैं सिंपल रूप से बोलते हैं नाइट्रो। और एक होता है NOO, ये भी एक तरह का NO2 ही है लेकिन इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ बोलते हैं। और नाइट्रो को क्या बोलते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N बोलते हैं। तो ये भी किस प्रकार के हैं, ये भी एम्पीडेटेड लिगेंड है। ये भी किस प्रकार के होते हैं एम्पीडेटेड लिगेंड होते हैं। तो ये कुछ एम्पीडेटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है जो मोस्टली आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसे 2011 का क्वेश्चन दे रखा है अपने को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा EAN। EAN का मतलब होता है अपने को इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करना है, सबसे पहले जो भी अपने को मेटल दिया हुआ है उसका अपने को एटॉमिक नंबर काउंट करना है। एटॉमिक नंबर देखो यहाँ दिया हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्लस फिर आपको क्या काउंट करना है जो लिगेंड डोनर जो लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर, और फिर प्लस माइनस आपको करना है आवेश या चार्ज। अगर प्लस में है तो माइनस करना है, माइनस में है तो प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो Mn है, Mn आप प्लस माइनस चार्ज भी कर सकते हो और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी हटा सकते हो। जैसे Mn है तो Mn+2 के अंदर है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, Mn+2 लिख दो तो इसको डायरेक्ट। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25 होता है, तो Mn+2 का कितना बच गया अपने को 23 बच गया। तो En जब अपन काउंट करेंगे तो 23 प्लस लिगेंड के आपको कितने इलेक्ट्रॉन, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे 6 है तो कितने हो गए 6 के 6 × 2 मतलब 12, कितने हो गए टोटल अपने पास में 30, ये कितने हो गए 5 35। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा 35। प्लस माइनस चार्ज भी कर सकते हो या फिर आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी इसको कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देर का आईयूपीएसी नाम बताना है, तो आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं यहाँ पे जो आयनिक स्पेयर है ये इसको बोलते हैं आयनिक स्पेयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इधर भी क्या कहलाता है आयनिक स्पेयर कहलाता है, ये क्या क्या कहलाता है आयनिक स्पेयर। आयनिक स्पेयर ये भी कैसा होता है आयनिक स्पेयर होता है। जो कोष्टक होता है कोष्टक के बाहर आयनिक स्पेयर होता है और अंदर इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले आयनिक स्पेयर इधर जो अपने पास में लेफ्ट साइड है आयनिक स्पेयर उसका नाम लिखना है। इधर आते हैं आपके पॉजिटिव और इधर आए आपके आता है नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव जो मेटल दी हुई होती है उसका नाम लिखना है, उसकी संख्या नहीं लिखनी, केवल नाम लिखना है। तो के को क्या बोलते हैं पोटेशियम बोलते हैं, तो पोटेशियम तो सब में दिया हुआ है। फिर आपको क्या लिखना है ये जो लिगेंड है इसका नाम लिखना है और इसका नाम किस रूप में लिखना है आपको अल्फाबेट क्रम में लिखना है। तो इसको क्या बोलते हैं क्लोरिडो बोलेंगे, क्लोरो क्लोरिडो, लिगेंड को क्या बोलेंगे क्लोरिडो। तो ये तो सी पर आएगा। और इसको बोलेंगे एमीन, इसको क्या बोलेंगे एमीन बोलेंगे, तो ये ए पर आएगा। तो सबसे पहले कितना एमीन दे के 2, तो डाई अमीनो, डाई अमीन, डाई अमीनो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे एमीन लिखेंगे। तो डाई अमीन,
डाईएमीन, फिर यहाँ पे कितने क्लोरीन दे रखे 4, तो टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरो नहीं आएगा, ये क्या लिखा क्लोरो। हाँ, टेट्रा क्लोरिडो भी लिख सकते हैं और क्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जो हेलोजन होता है उनको क्लोरिड केवल हेलो भी लिखा जा सकता है और हेलोइडो भी लिखा जा सकता है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या है, देखो ये जब अपने पास में इधर अपने पास में लिगेंड है, सॉरी लिगेंड क्या है, इधर मेटल है, तो ये क्या है पॉजिटिव है। तो ये जो स्पेयर हो गया अपने पास में, ये स्पेयर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब भी अपने पास में जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है वो नेगेटिव होता है, तो अपने को जो मेटल होती है, धातु जो होती है, धातु के पीछे क्या लगाना है आपको, 8 लगाना है। मेटल का जो नाम होता है उसके पीछे क्या लिखना है, 8 लगना है। तो कोबाल्ट का क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें अपन तो देखो डायरेक्ट निकाल दें। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। क्लोरीन अपने पास में कितने क्लोरीन दे रखे, 4 दे रखे, एक के ऊपर -1 होता है, तो 4 के ऊपर कितना बच गया, हो गया -4। और -4 में से माइनस निकालेंगे, प्लस का 1 तो कितना बना, -3, और -3 बचा, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो गए, +3। अमोनियम के ऊपर तो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आनी चाहिए, +3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो +2 वाले तो वैसे ही कट हो गए। अब आगे देखो क्या लिखा है, पोटेशियम डाईअमीन टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट आएगा, ना कि कोबाल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये किस प्रकार का अपने पास में कोऑर्डिनेशन है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन है। जब भी ऋणायनी कोऑर्डिनेशन हो तो अपने पास में क्या लगाना है, धातु के पीछे 8 लगाना है। इधर अपने पास में इसके ऊपर जब आप इसको वियोजित करेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स किस प्रकार का दिया हुआ, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो मेटल के जो पीछे क्या लिखना है आपको, मेटल +8 लिखना है आपको। और बाकी नाम आपको किस हिसाब से लिखना है, अल्फ़ाबेट क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे कोबाल्टेट बनेगा, कोबाल्टेट इसमें है, लेकिन इनमें तो कोबाल्ट तो बनेगा ही नहीं। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर -4 हो जाएगा, तो +1 -4 -3 और कोबाल्ट कितना हो जाएगा, +3। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर होगा। एसएफ 2011 का क्वेश्चन है, अपने को लिगेंड दिया हुआ है, ईडीटीए दे रखा है। ईडीटीए जो होता है ये क्या किस प्रकार का लिगेंड होता है, ये हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है। हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है। 6 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अगर सीधा सिंपल ईडीटीए पूछा है तो वो हेक्सा डेंटेड लिगेंड होता है। एसएफ 2011 का क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म जो होती है, क्लोरोफॉर्म किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है, तो क्लोरोफॉर्म जो होती है वो मैग्नीशियम धातु का उपसहसयोजक यौगिक होती है। मैग्नीशियम धातु का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, आयरन मेटल का होता है हीमोग्लोबिन। और जो अपने पास में विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 जिसको बोलते हैं साइनेकोबालामीन, ये किसका होता है, ये कोबाल्ट मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ये समावयवता से दे रखा है, आइसोमरिज्म से दे रखा है। ये किस प्रकार के आइसोमरिज्म है, तो जो अपने पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है उनके अंदर 2 प्रकार के आइसोमरिज्म देखने को मिलते हैं। एक तो होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म और एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर अपन पढ़ते हैं लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, इसके अलावा अपने पास में और होती है हाइड्रेशन। तो इस प्रकार की अपने पास में आइसोमरिज्म होती है। अब लिंकेज तो किसके अंदर होती है, जिसके अंदर एम्पीडेंटेड लिगेंड हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा उसके अंदर किस प्रकार की अपने को पॉलीमरेज आइसोमरिज्म देखने को मिलती है, बंधन या लिंकेज आइसोमरिज्म देखने को मिलती है। एम्पीडेंटेड का मतलब हो गया ये लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। या अपने पास में हो गया CNO, NCO या NO2, ONO। अगर एम्पीडेंटेड लिगेंड है तो किस प्रकार की उसके अंदर आइसोमरिज्म होगी, लिंकेज आइसोमरिज्म होगी। कोऑर्डिनेशन का आइसोमरिज्म कब होती है, जब अपने पास में लिगेंड का एक्सचेंज हो, लिगेंड एक्सचेंज हो। जब लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है तो कौन सी अपने पास में आइसोमरिज्म होगी, कोऑर्डिनेशन होगी। तो यहाँ पे देखो लिगेंड का आदान प्रदान हो रहा है। पहले को जो कोबाल्ट था उससे क्या जुड़ा हुआ था, लिगेंड के रूप में एमीन जुड़ा हुआ था। अब अपने पास में प्रोडक्ट में अगर देखें अपन तो कोबाल्ट से के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, लिगेंड के रूप में साइनाइड जुड़ा हुआ है। तो लिगेंड का एक्सचेंज हो गया।
और यहाँ पे क्या क्रोमियम के साथ पहले कौन था, साइनाइड था, लेकिन अब कौन जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है, तो लिगेंड का एक्सचेंज क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहलाता है। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो आयन होता है, आयन के अंदर डिफरेंस होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। अगर आयन एक्सचेंज हो रहे तो उसको आयनाइजेशन बोलते हैं, और पॉलीमराइजेशन के अंदर एक ही मेटल के जो है वो बहुत सारे कंपाउंड बना के दे देते हैं। अब जो फॉर्मूला, जब आप अपने फॉर्मूले से अपने को दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, नाम से जब फॉर्मूला बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको नेगेटिव लिगेंड लिखना है, और फिर आपको लिखना है उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, और सबसे लास्ट में आपको लिखना है पॉजिटिव लिगेंड। ये क्रम आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला लिखते टाइम, और बाकी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लिगेंड का नाम आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड को लिखना है, फिर आपको न्यूट्रल को लिखना है, और फिर आपको लिखना है पॉजिटिव को लिखना है। और अगर इनके अंदर एक से ज़्यादा हो तो इनको किस रूप में लिखोगे, आप अल्फ़ाबेट क्रम में लिखोगे, अल्फ़ाबेटिक क्रम में इनको आप लिखोगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। तो अपने को क्या दिया हुआ, पोटेशियम दिया हुआ, तो सबसे पहले तो पोटेशियम लिख दिया, के लिख दिया, ये स्पेयर के अंदर नहीं आएगा, पोटेशियम कहाँ आएगा, आयन स्पेयर के अंदर बाहर आएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहले तो पोटेशियम लिख दिया, बिल्कुल सही है। फिर अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है एथिलीन C2H4 एथिलीन, और एक दिया हुआ है क्लोरो। तो एथिलीन कैसा होता है, उदासीन होता है। एथिलीन कैसा है अपने पास में, उदासीन है, न्यूट्रल है, और क्लोरो कैसा होता है अपने पास में, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, नेगेटिव का लिखेंगे, तो यहाँ उदासीन का पहले लिख दिया, तो ये गलत हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो अपन किसका नाम लिखेंगे, उदासीन का नाम लिखेंगे, और फिर अपन किसका नाम लिखें, सबसे पहले उदासीन का सॉरी नेगेटिव का नाम लिखेंगे, फिर अपन उदासीन का नाम लिख दिया। अब इसमें भी लिख दिया, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोष्टक नहीं लगाते हैं। कोष्टक कब लगाते हैं, जब अपने पास में कंपाउंड कैसा हो, बहु मॉलिक्यूलर हो, मतलब कि अपने पास में पॉली एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो कोष्टक लगता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या लगता है, कोष्टक लगता है। लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है तो कोष्टक नहीं लगता, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास में क्या आ जाएगा, पोटेशियम के ऊपर +1 और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया, प्लस का 2। बचता माइनस का है, लेकिन ओवरऑल मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 2। और पीटी का आपको मैंने बताया था, पीटी और पीडीओ, पीटी और पीडी ये हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 में पाए जाते हैं। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन अपने को क्या बताना, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और कोऑर्डिनेट अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अपने पास में जो लिगेंड जुड़े होते हैं, जो जो अपने पास में लिगेंड है, लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो पेयर डोनेट करते हैं उसको क्या वो क्या होता है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो किए जाते हैं वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है अपने पास में, जो मेटल होता है, वर्नर जो थ्योरी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जो वर्नर सिद्धांत होता है, वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, ये क्या कहता है कि मैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो मेटल होती है उसके दो अपने पास में वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे दो वैलेंसी होती है। ये कहते हैं कि प्रत्येक जो अपने पास में मेटल होती है उसकी दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अपने पास में वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करती है। तो ये यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी भी पूछ सकता है या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्जेलेटो होता है, ये अपने पास में क्या दिया हुआ है, अपने को लिगेंड ऑक्जेलेटो दे रखा है। ऑक्जेलेटो किस प्रकार का लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होंगे तो इसका कितना काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे। तो कितने दिए हुए, 3 दिए हुए, तो 3 × 2, इसको क्या कर देंगे अपन, 3 × 2 कर देंगे, तो कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाते हैं वो उनका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चूंकि यहाँ पे 3 लिगेंड है
और लिगेंड किस प्रकार का बाइडेंटेड है, तो एक लिगेंड 2 देता है, तो 3 कितने देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब देखो जो ऑक्सीलेटर होता है, ऑक्सीलेटर के ऊपर आवेश कौन सा होता है, माइनस का 2 आवेश आता है इसके ऊपर। ये कितना अपने पास में प्लस का 3 है, इसके ऊपर माइनस का 2 है, तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो इसका ओवरऑल इसके ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 6। एक ऑक्सीलेट के ऊपर माइनस का 2 होता है, तो 3 के ऊपर कितना हो गया माइनस का 6, इस पूरे का हो गया माइनस का 6। और यहाँ है प्लस का 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 6 में कितना बचेगा, माइनस का 3। तो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और आवेश कितना हो गया, प्लस का 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। वैसे कोऑर्डिनेशन से भी ये सही हो जाता अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो अपने पास में, अगर अपने पास में जैसे एथिलीन डाइमीन दिया हुआ है, ऑक्सीलेटो दिया हुआ है, ग्लाइसिनेटो दिया हुआ है, डीएमजी दिया हुआ है, अगर ये दिए हुए हैं तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इनका क्या होता है, दुगना होता है, क्योंकि ये किस प्रकार के लिगेंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं। इनमें से कौन सा अपने पास में कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर देखो जब अपन निकालेंगे तो कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का कोबाल्ट का क्या होता है 3d7, 4s2 27 होता है, तो कोबाल्ट +3 का कितना हो गया अपने पास में 3d6। तो इसमें तो है डी इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करें आयरन +3 हो गया, आयरन +3, तो जब आयरन +3 का आप विन्यास निकालोगे तो कितना बचेगा 3d5, तो इसमें भी डी इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्रोमियम +3 हो गया, क्रोमियम का क्या होता है अपने पास में D5S1 होता है, तो क्रोमियम +3 का क्या हो गया, एक यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकालेंगे तो कितने हो गए D3 हो गया, तो इसमें भी डी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे Mn+7 है, यहाँ पे Mn7+ है, तो इसलिए इसका कौन पे D0S0 है, यहाँ पे Mn का क्या होता है 25, 3d5 4s2, तो इसके साथ के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इसके पास में D0 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है, विटामिन B12 जो होते हैं वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो ये कोबाल्ट मेटल का होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आयरन किसका होता है, ये हीमोग्लोबिन का होता है, और मैग्नीशियम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है, क्लोरोफिल का होता है। NiCl4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो एन देखो अपने पास में जो कार्बोनिल होते हैं, धातु जो कार्बोनिल होते हैं उनके अंदर जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, जो धातु कार्बोनिल होते हैं इनके अंदर जो मेटल होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही कितनी होती है, 0 होती है। तो जब यहाँ पे Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या हो गया अपने पास में Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाइथम कोस का 3d8 4s2। लेकिन जो अपने पास में CO होता है वो किस प्रकार का लिगेंड है, CO जो है वो एक प्रकार का अपने पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। 3d8 4s2 है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पेयर होंगे अपने पास में, 8 तो ये किसके होंगे अपने पास में D के होंगे, और ये जो दोनों S के इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएंगे, पेयर होके D के अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4s और यहाँ हो जाएगा अपने पास में, ये हो गया 3d 4s और 4p। तो अब कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो संकरण क्या बन गया इनका, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अपने पास में जियोमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। संकरण क्या होगा, sp3 होगा। और ये किस प्रकार का डायामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम किस में होती है, कार्बोनिल में होती है। कार्बोनिल इज मैग्नेटिक कौन सा है, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसके अंदर Ni सभी के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है, 0 में है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बन गया अपने पास में, Ni का अभी अपने कॉन्फ़िगरेशन देखा था 3d8 4s2, तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना होगा, 0 होगा। आयरन आयरन कितना होता है अपने पास में, आयरन का 3d6 4s2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ भी कितना है, 0 है, क्योंकि CO क्या होता है, कार्बोनिल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सबसे हाईएस्ट अपने पास में
जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो कौन सा होता है? कार्बोनिल होता है। यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम अपने पास में क्या होता है? क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। यहाँ पे क्रोमियम का अपने पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सभी की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी n बराबर कितना हो गया? 0। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन वेनेडियम जो होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है वेनेडियम का? 23। वेनेडियम कितना होता है? 23। तो इसका होता है 3d3 4s2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है। जब ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने भी आप पेयरिंग करवा लो उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक तो बचेगा ही बचेगा। इसलिए किस प्रकार का होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। वेनेडियम जो कंपाउंड है वो किस प्रकार का बनाता है? पैरामैग्नेटिक बनाता है क्योंकि उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड किसमें होता है? सबसे शक्तिशाली बॉन्ड किसमें होता है? क्रोमियम में होता है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जैसे जैसे स्केडियम से क्रोमियम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और क्रोमियम के बाद में अनपेड इलेक्ट्रॉन घटने की वजह से मेटेलिक जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी के अनुसार जो लिगेंड होता है, सीएफटी के अनुसार लिगेंड किस प्रकार का होता है? पॉइंट चार्ज होता है। किसने दिया था ये? बेत्ते और वोक ने दिया था। इन्होंने ये बताया जो लिगेंड होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है या डाइपोलर होता है, डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है। और लिगेंड क्या करता है? लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और तो इस प्रकार मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बिंदु आवेश होता है लिगेंड या द्विध्रुव होता है बिंदु आवेश या इसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव, डाइपोलर, डाइपोल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है? वैसे ये किसका है? ओएमसी का है, लेकिन यहाँ आ गया तो ले लेते हैं अब। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो यहाँ पे जो अपने पास में ये अगर अपने पास में ये किस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? जिस सोल्ट बोलते हैं, जिस सोल्ट बोलते हैं। जिस सोल्ट इसको जब अपन लिखेंगे तो KPtCl3C2H4। तो जिस सोल्ट जो होता है वो किसका अपने पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है? प्लेटिनम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे पोटेशियम को हटा के यहाँ -4 लगाया हुआ है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है अपने पास में? डायरेक्ट मेटल और कार्बोनिल के बीच, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, मेटल और लिगेंड के बीच में। उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मेटल और अपने पास में लिगेंड के बीच में जो होती है बॉन्डिंग पाई जाती है। स्कूल लेक्चर 2011 का एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, कुछ कार्बोनिल दे रखे, धातु कार्बोनिल दिए हुए हैं, उनका संकरण बताना है। तो धातु कार्बोनिल इसका जब अपन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ पे 0 है। इसका अपन जब अपन निकालेंगे तो इसका क्या होगा? D8 होगा, D8S2। लेकिन कार्बोनिल प्रबल होने की वजह से ये क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा तो D10 हो जाएगा और डी कक्षक पूरा भर गया। अब बाई कक्षक भाग लेगा तो संकरण क्या बन जाएगा? sp3। आयरन के अंदर क्या होता है? D6S2 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो D8 हो गया। लेकिन एक डी कक्षक बचा हुआ है। टोटल डी कितने हैं अपने पास में? 5 डी कक्षक है। 5 में से 4 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गई और एक बचा हुआ है तो एक तो भाग लेगा डी का, एक एस का। टोटल कितने? 5 है तो DsP3। इसी प्रकार क्रोमियम में क्या होता है अपने पास में? क्रोमियम में D5S1 होता है। जब इनकी पेयरिंग होगी तो D6 बनाएंगे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास में ऑर्बिटल बचेंगे डी के? ये जब पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पे 2 डी ऑर्बिटल बचेंगे तो इसके अंदर 2 तो आएंगे डी के, एक एस का। टोटल कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है तो 3 पी के। तो इस प्रकार NiCO4 में संकरण होगा sp3। अपने पास में पेंटा कार्बोनिल आयरन में होगा DsP3 और हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम में कितना होगा? D2sp3। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। यहाँ पे अपने को कितना देर का हाउ मैनी कितने यहाँ पे आयन बनेंगे जब आप इसको अपघटित करेंगे? जब अपन इसको अपघटित करते हैं यहाँ पे ये कोबाल्ट दिया हुआ है, कार्बोनिल नहीं है, CO। जब इसको अपघटित करते हैं तो एक तो अपने पास में ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसका एक आयन बनता है और बाकी एक अपने पास में आयन पेयर का स्पेयर बनता है।
तो जब अपन इसको बनाएंगे, जब इसको अपन क्या कर रहे हैं, वियोजित कर रहे हैं, तो अपने को इस प्रकार से कंपाउंड प्राप्त होंगे। एक तो इसका आयन बना और 2 यहाँ Cl के आयन बने, तो टोटल कितने आयन हो गए यहाँ पे, और इसके ऊपर प्लस आएगा। इधर 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 होता है उसके ऊपर माइनस आता है, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस आता है। और अगर इस लेफ्ट साइड होता है तो इधर प्लस आता है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस आता है। तो टोटल कितने आयन हो गए यहाँ पे, 3 आयन हो गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वियोजित करेंगे तो कितने आयन प्राप्त हुए हैं, यहाँ 3। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, DsP2 संकरण होना चाहिए। DsP2 संकरण इसके अंदर निकालोगे तो sp3 आएगा। और इनके अंदर सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का है, 16 ग्रुप का है। तो बायतम कॉस में इलेक्ट्रॉन 6 और 2 कितने हो गए, 8 मतलब sp3। फॉस्फरस जो है कौन से ग्रुप का होता है, 15 ग्रुप का। तो बायतम कॉस में इलेक्ट्रॉन 5 और 3 8 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो गया, sp3। लेकिन यहाँ पे Ni जो होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, Ni+2, Ni2+ अपने पास में क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, तो ये डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। तो एक तो डी का बच गया यहाँ पे, तो एक तो डी, एक एस का और 2 पी के, तो संकरण क्या बन गया, DsP2। तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो किस प्रकार की आएगी, स्क्वायर प्लानर आएगी। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि बार बार ये काम आ रही है, कौन से लिगेंड प्रबल होते हैं, कौन से दुर्बल होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो अपने पास में प्रबल होता है वो होता है कार्बोनिल। फिर आता है अपने पास में साइनाइड, साइनाइड के बाद में फिर आता है एथिलीन डाइअमीन। फिर अपने पास में यहाँ NO2 ग्रुप अगर है तो NO2 आएगा। फिर आएगा अमोनियम NH3, NH3 के बाद में आता है EDTA और माइनस। फिर अपने पास में आता है NCS थायो आइसोसाइनेटो। फिर अपने पास में आता है H2O एक्वा, H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। फिर अपने पास में आता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो के बाद में अपने पास में आता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी के बाद में आता है फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद में अपने पास में आएगा यहाँ पे, इधर अपन ऊपर लिख लेते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद में अपने पास में क्या आएगा, सल्फाइड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीरीज। और फिर आता है अपने पास में क्लोराइड, फिर क्लोराइड के बाद में आता है अपने पास में थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो के बाद में अपने पास थायोसाइनेटो के अंदर ये आएगा, थायोसाइनेटो के बाद में आता है Br और Br के बाद में आता है आयोडीन। तो देखो यहाँ पे ये एक तो आपके इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे पूछा जाता है, एक तो यहाँ से पूछा जाता है, आपके इस सीरीज से पूछा जाता है एक तो अपने पास में, और एक अपने को इस सीरीज से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये आपको सीरीज ध्यान रखनी है। ये होती, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे हाईएस्ट जो स्ट्रॉन्ग होता है ये कौन सा होता है, कार्बोनिल होता है। वैसे जो है वो इधर वाले अपने पास में हाईएस्ट होते हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, दुर्बल। ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और इधर होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन अमोनिया जो होती है वो मोस्टली जो होती है वो वीक फील्ड के रूप में प्रयुक्त होती है, लेकिन कोबाल्ट के साथ में +3 में ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे प्रबल धात्विक बॉन्ड किसमें होता है, तो किसमें होता है, क्रोमियम होता है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, किसमें से दिया हुआ है, CFT से दिया हुआ है। तो देखो CFT क्या कहती है, CFT ये कहती है कि जो अपने पास में मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, CFT क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसमें जो लिगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रो डोनेट करता है। लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं, वैसे वैसे मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, वो किस प्रकार के होते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 जो ऑर्बिटल है
ये किस प्रकार के होते हैं? डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या हो गया? समभ्रंश कक्षक हो गया। इनकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ई एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब एनर्जी सेम होती है तो इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। तो मेटल के जो 5 अपने पास में डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जैसे ही जो लिगेंड इसके पास आने लगता है तो वैसे वैसे क्या होता है? मेटल के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से जो मेटल के 5 डी कक्षक होते हैं उनकी क्या हो जाती है? अपने पास में स्प्लिटिंग हो जाती है, वो विभाजित हो जाते हैं। जैसे में लिगेंड पास आने लगेंगे तो थोड़ी-सी इनकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। पहले तो थोड़ी-सी इंक्रीज़ होगी और फिर बाद में क्या होंगे? इनके पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएँगे। इनकी कुछ ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अपने पास में जो अक्ष इसके बीच में आते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स या एक्स जेड, इनकी जो ये कि इनकी जो पोली होती है वो किसके बीच में होती है? ये इनकी जो लोब होती है वो लोब एक्सिस के क्या होती है? बीच में होती है। लोब जो होती है वो एक्सिस के बीच में होती है, एक्सिस के बीच में होती है। तो एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो लोब होती है वो एक्सिस के बीच में इनकी एक्सिस के बीच में होती है, इसलिए रिपल्सन कम फ़ील करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है। जबकि जो अपने पास इनको बोलते हैं T2G, 3 सेट है T2G और ये होता है EG, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 कक्षक आएँगे, dx² y² और dz²। ये जो है वो कहाँ आती है? इनकी लोब होती है अक्ष के ऊपर रहती है, जिस वजह से ये ज़्यादा रिपल्सन फ़ील करेंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार जो 5 अपने पास में डी कक्षक होते हैं, ये है डीजनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश डी कक्षक। तो जो 5 अपने पास में डी कक्षक होते हैं, वो लिगैंड के प्रभाव में आपके जो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट होके क्या बनाते हैं? T2G और EG कक्षक बनाते हैं। और इनके लिए जो बीच में दोनों का जो अपने पास मिड पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर कहते हैं। और इनके बीच में जो ये एनर्जी का गैप है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल के लिए बोलेंगे इनको डेल्टा ओ। ये डेल्टा ओ जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 DQ के इक्वल होता है। अब ये जो ऑर्बिटल होता है इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इनकी माइनस में लिखेंगे, माइनस में इसको लिखे 2/5 या ये हो गए माइनस का 0.4 डी डेल जीरो, या जब DQ के रूप में लिखेंगे तो इनको लिखेंगे -4 DQ। और जो अपने पास EG इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास में? इनकी एनर्जी होगी +3/5 या 0.6 डेल जीरो या 6 + 6 DQ। तो इस प्रकार T2G इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है और EG की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब अपने को इस प्रकार इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होती है उनको क्या बोलते हैं? अपने पास में इनकी स्प्लिटिंग, ये जो इनके बीच का गैप है T2G और EG के बीच का गैप है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। अब इसकी CFC निकालते हैं। जब अपन अगर टेट्राहेड्रल के लिए CFC निकालें, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFC निकालें तो सबसे पहले देखो नीचे कौन है? T2G है। T2G की एनर्जी कितनी है? 0.4 है, तो माइनस का 0.4। अब यहाँ पे n क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन? T2G ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर कितना है? EG इलेक्ट्रॉनों का कितना है? इनकी एनर्जी 0.6 है EG की। तो EG के इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके आ गए? इलेक्ट्रॉन EG के। और ये क्या हो गया? अपने पास में डेल्टा O के रूप में आ गया। अब यहाँ पे अपने पास में पूछा क्या? अपने को CFC पूछी हुई है, अपने को डेल्टा O दिया हुआ है। तो CFC पूछी हुई है, डेल्टा O दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को देखो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। वेनेडियम +3 है, तो जब वेनेडियम +3 होगा, वेनेडियम 23 क्या होता है? 3D3 4s2 होता है। +3 का क्या हो गया अपने पास में? 3D2 हो गया। +3 2 तो यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से, तो 3D2 हो गया। 3D2 है तो ये पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? यहीं भरे जाएंगे नीचे, दोनों के दोनों।
तो अपने पास में जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 0.4 इंटू 2, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा ओ, कितना हो गया, माइनस का 0.8 डेल्टा ओ, CFSE। अब अपने को निकालना है CFSE, डेल्टा ओ का मान दिया हुआ है तो माइनस 0.8 इंटू, सॉरी अपने को डेल्टा ओ दिया हुआ है ना, तो इंटू 18,000। तो सबसे पहले तो देखो ये इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14,400। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ, पैरामैग्नेटिक जो है, पैरामैग्नेटिक क्या हो, कौन सा इनमें से, तो अभी अपने कर लिया था, जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम के में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें क्योंकि ओड नंबर होता है इसलिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि बाकी अन्य के जो अंदर जो है वो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल लेक्चर 2011 का ही क्वेश्चन है। अपने को ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जब आयन एक्सचेंज होंगे तो इस प्रकार की जो अपने पास में आइसोमरिज्म होगी उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन इज आइसोमरिज्म। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, आयनन समाविता कहेंगे। लिगेंड से आइसोमरिज्म कब होता है, जब लिगेंड जो होता है वो चेंज होता है, लिगेंड जैसे कभी और तो पेरा पे और तो मेटा पेरा लिगेंड होगा तो उसको लिगेंड बोलेंगे। हाइड्रेशन कब होगा, जब H2O में जो चेंज होगा, जो जल का अणु है वो चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयन स्पेयर के अंदर जब H2O अणु चेंज होगा तो उसको हाइड्रेशन कहेंगे। लिंकेज कब कहेंगे, जब एम्पीडेंटेड लिगेंड होगा, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो अपने पास में क्या बनाएंगे, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होगा वो क्या बनाते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपने को, जो KMnO4 होता है, इस KMnO4 का जब अपने पास में रिडक्शन करवाया जाता है, जब एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करवाता है तो एसिडिक मीडियम में ये बनाता है Mn2+, मतलब यहाँ पे +7 से कितना बनता है, +7 से +2 बनता है। और जो अपने पास में है, एक तो अपने पास में है बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम, और एक है न्यूट्रल माध्यम। इन दोनों के अंदर ही ये क्या बनाता है, Mn+4 बनाता है। मतलब यहाँ पे जो है ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से जाती है +4 में, जबकि एसिडिक मीडियम में जाती है +7 से +2 के अंदर। तो चेंज भी पूछ सकते हैं, एसिडिक मीडियम में कितना चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, जबकि बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनाएगा और बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या बनाता है, Mn+4। यहाँ किसके रूप में आ जाएगा, ये MnO2 के रूप में आ जाएगा। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, इनमें से कौन सा जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता, तो जिंक होता है, जिंक की एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसके अलावा जो स्केडियम होता है वो भी मोस्टली +3 में पाया जाता है। अगर आपको पूछे ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, संक्रमण तत्व है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, स्केडियम होगा। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, डी कक्षक अपूर्ण हो, जिनमें डी कक्षक अपूर्ण हो, चाहे उनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में हो या फिर उनकी मूल अवस्था के अंदर हो, तो डी कक्षक अपूर्ण है तो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो जेडन, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका जो है, चाहे आप इनको सामान्य रूप से देखो तो D10H2 होता है, और जब आप इनको +2 के अंदर निकालोगे तो ये क्या होगा, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो मेटल होती है उनका सामान्य अवस्था के अंदर और इनकी ऑक्सीडेशन अवस्था दोनों के अंदर ही इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, संक्रमण तत्व इनको नहीं माना जाता। डी ब्लॉक के तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व, अगर संक्रमण तत्व पूछता है तो कौन सा आंसर करना है अपने को, स्केडियम करना है, और अगर संक्रमण तत्व नहीं पूछा हुआ है तो कौन सा आंसर सही होगा, जिंक आंसर सही होगा।
स्केडियम और जिंक दोनों जो है वो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है एनआई से, इसके अंदर इफेक्टिव अपने पास में एटॉमिक नंबर बताना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना है उनका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर अपने पास में यहाँ पे एनआई +2 दे रखा है तो एटॉमिक नंबर लिख दो चाहिए, या एनआई अपने पास में +2 लिख दो। 28 में से माइनस करके लिख दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 26 हो गया। और एक लिगेंड कितना देता है 2 देता है, तो 8 लिगेंड 4 लिगेंड है, 4 का कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना हो गया ये 34। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है, अगर आपको देखो 18 इलेक्ट्रॉन पूछे ना, पूछते हैं तब तो आपको एटॉमिक नंबर देखना है। और जब आपको 18 इलेक्ट्रॉन अगर पूछे 18 इलेक्ट्रॉन, तो आपको देखना है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। वैलेंस जो सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको देखने होते हैं। बाकी सेम ही है, वही आवेश को क्या करना है प्लस माइनस करना है। इनमें से कौन सा जो लिगेंड है वो पाई एसिड लिगेंड होता है, तो जो एथिलीन होती है वो पाई एसिड लिगेंड होती है। एथिलीन पाई एसिड लिगेंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। एथिलीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें पाई बॉन्ड होता है, इसलिए किस प्रकार की होती है पाई एसिडिक लिगेंड होती है, पाई बॉन्ड होता है। जबकि बाकी जो है वो किस प्रकार के, ये सारे सिग्मा हैं। ये सारे किस प्रकार के लिगेंड होते हैं, सिग्मा लिगेंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। टेक्निकल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है अपने को क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग का। तो क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग जो होती है, डेल्टा जो होता है अपने पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड जितना ज़्यादा प्रबल होगा उनकी स्प्लिटिंग उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रबल तो कौन है, देखो अपने पास में अमीन सबसे प्रबल है, बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया। और सबसे लोवेस्ट किसका आएगा, आयोडीन का आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जो यहाँ पे अगर क्लोरीन भी दिया हुआ होता तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, एमीन का, फिर फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, और फिर आयोडाइड का। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो D7 में अपने को कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो लो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है अपने पास में, जो 5 डी कक्षक होते हैं वो स्प्लिट होके क्या बनाते हैं अपने पास में, 2 की एनर्जी इंक्रीज होती है, 3 की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो T2G की एनर्जी डिक्रीज होती है और Eg की एनर्जी इंक्रीज होती है। ये अपने पहले देख लिया था। इनका जो ये एनर्जी गैप है, ये डेल्टा O हो गया, डेल्टा O हो गया। और इसका कितना होता है अपने पास में, इसको -0.4 लिखेंगे अपन डेल O, और इसका होता है प्लस का 0.6 डेल O, या 3/2 सॉरी 3/5, इसका होता है प्लस सॉरी -2/5। तो इस प्रकार अपने पास में अब देखो अपने को क्या करना है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उनके जो अपने को जो CFC निकालते हैं वो CFC किस पर डिपेंड करती है, वो लिगेंड पर डिपेंड करती है। तो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा, जब अपने पास में लिगेंड किस प्रकार का होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स कौन से बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, पेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो अपने पास में यहाँ पे लो स्पिन क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, कम आएगा, तो इसलिए इनको बोलते हैं लो स्पिन। इनकी स्पिन क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखो D7 दे रखा है। D7 का जो लो स्पिन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उनमें क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, पेयरिंग एनर्जी की तुलना में। पाई है पेयरिंग एनर्जी, पाई क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी जो अपने पास में स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है, ये इनकी विपाटन ऊर्जा है। तो इनकी जो विपाटन ऊर्जा होती है वो इनकी पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब विपाटन ऊर्जा ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। तो D7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये तीनों डी जनरेट है तो इनके अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इनकी पेयरिंग करेंगे।
तो इस D7 अपने पास में जब लो स्पिन होगा तो इसका कॉन्फिगरेशन बन जाएगा T2G6 और एक आ जाएगा EG के अंदर EG1। अब अपन CFC का फॉर्मूला लगा देते हैं। CFC का फॉर्मूला लगाएंगे, यहीं पे लगा देते हैं CFC का फॉर्मूला। तो CFSC, जब आप CFC का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो यहाँ पे कितना है, T2G के -0.4 है इसकी एनर्जी, और T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, प्लस अपने पास में ऊपर EG की एनर्जी कितनी है, 0.6 है, और EG में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, डेल्टा O। जब अपन इसको निकालेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास, माइनस का 2.4 हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस का 0.6 डेल्टा O। जब आप इसमें माइनस करोगे तो ये माइनस का 1.8 डेल O बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। और एक आपको और क्या ध्यान रखना है, CFC की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव या जीरो होती है, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि CFC जो है वो क्या है, एनर्जी है। जब अपने पास में जो ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होते हैं तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए या तो नेगेटिव होती है या जीरो होती है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है तो EN जो होता है वो कैसा होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। जब बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं तो उनकी कितने का काउंट करते हैं, उनका डबल काउंट करते हैं। और क्लोरीन तो कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका कितना हो गया अपने पास में, इसका हो गया 4 और 2 इसका हो गया, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में, 6। इसका हो गया अपने पास में 2 × 2 और +2, टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। एथिलीन डाइमीन क्या होता है अपने पास में, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। EN वही सेम आपको फॉर्मूला बता रखा है। यहाँ पे क्रोमियम +3 दे रखा है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, +3 कितना बचेगा, 21 बचेगा। प्लस कितने लिगेंड दिए हुए अपने को, 6 लिगेंड, इसको काउंट नहीं करना, केवल लिगेंड, क्योंकि ये तो +3 के रूप में आ गया ना। केवल आपको स्पेयर वाले काउंट करना है, इधर वाला नहीं देखना है। अगर यहाँ पे +3 अपने ऑलरेडी ले लिया, तो अगर ये नहीं लेते तो अपन इसको काउंट कर लेते। तो प्लस कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। एक लिगेंड कितना डोनेशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन करता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया, 12 का। टोटल कितना हो गया, 33। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। शेर 2012 का क्वेश्चन है, अपने को जियोमेट्री बतानी है, पीटी। तो मैंने आपको बताया था, चाहे पीटी हो चाहे पीडी हो, इन दोनों की एक तो आपको ध्यान रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इनके अंदर हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है DsP2, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा ही होती है स्क्वायर प्लानर। अब ऐसा क्यों होता है कि जो अपने पास में 4D और 5D की जो मेटल्स होती है उनके साथ जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं सारे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो अपने पास में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो संकरण कितने यहाँ पे लिगेंड है, 4 है, तो संकरण क्या बन जाएगा, DsP2। और वैसे आप इसको निकाल सकते हो, ये कौन से ग्रुप में आता है, ये 10th ग्रुप में आता है। निखिल, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, सॉरी नहीं पढ़ोगे पीटोगे, वापिस है ना, दोबारा लिख दिया, गलती कर दी। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2। ये इनका दोनों को आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पैलेडियम का कितना होता है, 4D10 5s0, और पीटी का कितना होता है, 5D9 और 6s1। तो यहाँ पे पीटी जो है, पीटी का +2 दे रखा है अपने को, जो +2 जब करेंगे तो पीटी +2 कितना बन जाएगा, पीटी +2, एक इलेक्ट्रॉन एस में से एक डी में से, तो बनेगा 5D8। अब चूंकि अमोनिया यहाँ किसकी तरह व्यवहार करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी पेयरिंग। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो एक जो है डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेंगे, एक डी ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, एक एस का और 3p के नहीं चाहिए अपने को, 2 ही चाहिए, क्योंकि 4 लिगेंड है। तो एक डी का, एक एस का और 2 पी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो जियोमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लानर।
पिरामिड ये कब होती है? जब sp3 होता है और एक लोन पेयर होता है। sp3 होता है लेकिन उसके साथ में लोन पेयर होता है। और टेट्राहेड्रल कब होता है? जब संकरण कैसा होता है? sp3 होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। छेड़ 2012 का पेपर थर्ड देर का है। रूटाइल जो होता है वो किसका ओराई होता है? तो ये टाइटेनियम का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। Cu2+2 किस प्रकार का होता है? तो Cu2+2 के अंदर जो Cu आएगा वो +1 में आएगा। जब Cu जो होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बायतम का उसका 3d10 4s1। लेकिन जब Cu+ आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10, तो इसमें सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए ये कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। इस प्रकार का होगा, ये कलरलेस होगा। और कलरलेस आपको कौन से ध्यान रखने हैं? आपको ध्यान रखना है स्केडियम+3, इसके अंदर भी D0 है। टाइटेनियम+4, इनके अंदर क्या होता है? D0 होता है। इसके अलावा अपने को आपको ध्यान रखना है Zn2+, Cu+, ये क्या होता है? D10 होता है। वो जो Mn अपने पास में होता है, Mn जो होता है +2, उसमें D5 होता है। लेकिन इसको भी लगभग जो होता है वो कलरलेस माना जाता है, लगभग इसको भी रंगहीन माना जाता है। शेर 2012 का क्वेश्चन है। NiC ये बार बार अपन ने पढ़ लिया। इसका संगठन क्या होगा? sp3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड राइट आंसर है। स्ट्रक्चर किस प्रकार की हो जाएगी? इसके टेट्राहेड्रल हो जाएगी। यहाँ पे जो CO इसकी कार्बन इसकी निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये किस प्रकार का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। तो संकरण क्या बनेगा? sp3। जिसे साल्ट क्या होता है? तो अभी अपने देखा था कि PtCl3 C2H4 क्या नाम बन जाएगा इसका? पोटेशियम फिर ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनेट। क्योंकि ये प्लेटिनेट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इधर प्लस में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? माइनस, तो प्लेटिनेट बन जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ जाएगी प्लेटिनम की? +2 आ जाएगी। और वैसे भी प्लेटिनम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा +2। तो इसको जे साल्ट कहा जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, सॉरी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होता है। टाइटेनियम जो +3 है, टाइटेनियम +3 के अंदर के अपने पास में क्या होगा? टाइटेनियम +3 तो D1 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम जो होता है वो कौन सा? टाइटेनियम, स्केंडियम, वेनेडियम, स्केंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम तो 22 होता है। एटॉमिक नंबर 3d2 4s2। तो अपने पास में टाइटेनियम +3 हो गया, D1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2G है या Eg है। अब यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही इसको अपने पास में क्या दी जाती है? जैसे ही इसको प्रकाश अवशोषित करवाया जाता है, तो ये क्या करता है? इसका जो T2G का एक इलेक्ट्रॉन है वो जाके किस में चला जाता है? Eg के अंदर चला जाता है। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रहा है। डी ट्रांजिशन के द्वारा ये कलर प्रदर्शित करता है। और ये कौन सा कलर प्रदर्शित करता है? पर्पल कलर, बैंगनी कलर प्रदर्शित करता है। इसका याद ही रखना है आपको कलर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कलर पूछे किस वजह से है? तो इसका कलर जो होता है वो डी संक्रमण की वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। और डी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? T2G से Eg में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। शेर 2012 का क्वेश्चन है। अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को हेबर विधि से जब अमोनिया का बनाया जाता है, हेबर विधि से जो अमोनिया कैसे बनाते हैं? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो इसके अंदर जो अपने पास में कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं, वो अपन आयरन और मोलिब्डेनम के मिश्रण को लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो तो कौन होता है अपने पास में? ये तो है कैटलिस्ट होता है। जो आयरन है वो तो क्या है? कैटलिस्ट है। और ये क्या होता है? ये प्रमोटर होता है, वर्धक होता है। मोलिब्डेनम क्या होता है? यहाँ पे वर्धक होता है, प्रमोटर होता है, जो इस कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब अपने SO2 से SO3 बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो किसका यूज़ करते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकेल और प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। छेड़ 2012 का क्वेश्चन है। जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। तो जिंगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है वो क्या होता है? जैसे कल अपन ने पॉलीमर में पढ़ा ही था, वैसे ये क्या होता है अपने पास में?
एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये टाइटेनियम अपने पास में ट्राईक्लोराइड का क्या होता है, मिश्रण होता है, लेकिन सबसे जो फेमस इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन ये पढ़ते हैं ट्राई एल्किल ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टेट्राक्लोरो टाइटेनियम, इसका जो मिश्रण होता है ये क्या होता है अपने पास में एक प्रकार का जिंगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, जिसका उपयोग किस में करता है, पॉलीमराइजेशन में करता है। ये क्या करता है, एथेन को पॉलीथीन में चेंज करता है। एथेन को किस में चेंज करता है, पॉलीथीन में, पॉलीमराइजेशन में प्रयुक्त किया जाता है। ये मोस्टली किसके लिए काम में लेते हैं, हाई जो डेंसिटी पॉलीथीन होती है उनके लिए उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 2013 का क्वेश्चन है, अपने को स्टीरियो आइसोमर बताना है, कितने स्टीरियो आइसोमर इसके पॉसिबल है। तो Ab2 क्या हो गया, Ab2 एक प्रकार का अपने पास में बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो अपने पास में एक तो उसमें क्या होगी, ऑप्टिकल होगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी। और दूसरा यहाँ पे अपने पास में जो है वो जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो भी इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से होते प्रदर्शित किए जाते हैं, एक तो प्रदर्शित करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कौन प्रदर्शित करता है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित करते हैं, टेट्राहेड्रल प्रदर्शित नहीं करते हैं। और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से बनता है, एक तो सिस बनता है, एक बनता है ट्रांस, इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। जो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री रहता है हमेशा ही, सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल होता है। इस वजह से इनके अंदर बता नहीं सकते कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, जबकि इसका प्लानर में क्या होता है 90 डिग्री के बॉन्ड भी होते हैं, 180 के बॉन्ड होते हैं। तो जो 90 डिग्री वाले होंगे वो सिस होंगे और 180 वाले क्या होंगे, ट्रांस होंगे। इसी प्रकार इसके अंदर भी जो है वो अपने पास में सिस और ट्रांस होता है। बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑप्टिकल भी, ऑप्टिकल कौन कौन से प्रदर्शित करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्रदर्शित करते हैं टेट्राहेड्रल वाले। स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सममिति तल पाया जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने पास में ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जियोमेट्रिकल भी होंगे और ऑप्टिकल भी होंगे, टोटल दोनों को मिला के अपने पास में क्या बनेंगे, जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो इसके 2 ऑप्टिकल हो जाएंगे D और L, और 2 ही क्या हो जाएंगे, जियोमेट्रिकल हो जाएंगे। तो टोटल कितने आइसोमरिज्म बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। 2013 का क्वेश्चन है, जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अपने पास में, नाइट्रोजन जो यौगीकरण होता है पौधों के अंदर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रयुक्त करते हैं। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो किस धातु का कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आयरन और मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। या आपको ये से भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन जो अपने पास में फिक्सेशन होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसको लेते हैं, तो आयरन और मोलिब्डेनम को लिया जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 18 इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, काउंट करना है आपको, जो मेटल होती है उस मेटल के क्या करना है आपको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब अपने को ये 18 इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कि ये जो अपने को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मेटल बतानी कौन सी मेटल आएगी, तो मेटल निकालने के लिए देखो सबसे पहले मेटल को अपने x लिख देंगे। अब हाइड्रोजन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, और मेटल अपने को पता नहीं है x। और कार्बोनिल कितने हैं, कार्बोनिल 5 देख के, एक कार्बोनिल कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, 2 का करता है, तो 5 कितने के हो गए, 10 के हो गए, बराबर 18। और x बराबर 18 माइनस 11 बराबर कितने बच गए यहाँ पे अपने पास में, इसमें से कितने, जब अपन 11 माइनस निकालेंगे तो कितने बचे, 7 बचे। 7 का मतलब है किसके बाध्यम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन कम होंगे जब D 5 होगा और S 2 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये फर्स्ट मेटल का कह रहा है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल का कह रहा है, मतलब 3D सीरीज का कह रहा है। तो 3D में क्या हो जाएगा, 3D 5 और 3 4s 2, तो Mn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग जो अपने पास में है, क्रिस्टल फील्ड अपने को क्रिस्टल फील्ड स्पेल्टिंग का ऑर्डर बताना है। तो जैसे जैसे अपने पास में लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो
स्प्लिटिंग पावर है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे प्रबल लिगेंड कौन सा होता है, कार्बोनिल होता है, बिल्कुल सही है। फिर साइनाइड आता है, तो ये तो गलत दे दिया। सबसे ज़्यादा कार्बोनिल फिर साइनाइड, ये सही है। इसमें पहले साइनाइड दे दिया तो ये भी गलत है, इसमें साइनाइड कार्बोनिल को सबसे पीछे रख दिया। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ध्यान रखना है आपको। तो सबसे ज़्यादा कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद में साइनाइड, साइनाइड के बाद में फिर नाइट्रो, फिर नाइट्रेट, और यहाँ पे अगर ये नहीं दिया हुआ है तो NaEN, और फिर लेते हैं अपने पास में एमीन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आपको एक तरह से ये किसका क्रम पूछा हुआ है, आपको लिगेंड की प्रबलता का क्रम पूछा हुआ है। चाहे लिगेंड की प्रबलता का क्रम पूछे या स्पेल्टिंग ऑर्डर पूछे, एक ही बात है। 2013 का ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स। अपने को 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो जो कोबाल्ट है वो +3 में है, कोबाल्ट +3 में है। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, इसके अंदर जो NH3 होगा वो कैसा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास में इसका कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोबाल्ट 27 होता है, क्या होगा 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 का क्या बन जाएगा अपने पास में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3d6। तो यहाँ 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सारे पेयर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अमोनियम के किस प्रकार का लिगेंड है, अमीन जो होता है वो यहाँ पे लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अद्वितीय इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 0। तो 0 इसमें भी दे रखा है, 0 इसमें भी दे रखा है। तो 2 ऑप्शन तो सॉरी स्टार्टिंग का देखना है। तो स्टार्टिंग में 0 इसमें दे रखा है, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है वैसे तो इन्होंने। तो इसमें स्टार्टिंग में 0 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। अब इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। तो फर्स्ट में तो इसमें तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, 0 आया। अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो किस प्रकार का है, वीक फील्ड लिगेंड है। जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे अपने पास में D6 है। D6 का मतलब क्या हो गया अपने पास में, 6 इलेक्ट्रॉन D कक्षा में भरेंगे। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन D कक्षा में भरे जाएंगे तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 4। तो फर्स्ट में 0 है, सेकंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर 2013 का एक क्वेश्चन है, अपने को इंसुलिन की तरह जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स इस प्रकार के होते हैं जिनमें इंसुलिन के समान जो होता है वो एक्टिविटी पाई जाती है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स किसके होते हैं, वेनेडियम के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जो वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इंसुलिन के समान जो है वो क्या एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। स्कूल लेक्चर 2013, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसको 2 पार्ट में करते हैं। तो स्कूल लेक्चर 2013 से बाकी के जो क्वेश्चन है अपने पास में 25 तक, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको स्कूल लेक्चर 2013 से फिर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 तक के जो क्वेश्चन है वो उसमें सोल्व करेंगे। तो इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे। धन्यवाद। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आ रहे हैं या आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।